वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज़ रोहित कुमार। आज द हिंदू का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे, आज है, अगर हम बात करें 21 नवंबर 2024, और हम ये देखेंगे कि 21 नवंबर 2024 में हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, और उस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम द हिंदू के मेन फ्रंट अगर हम पेज की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र के वोटिंग से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि 65% महाराष्ट्र में ये वोट टर्न आउट हुए हैं। हालांकि ये अगर इसको हम देखें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल, जब तक एग्ज़ाम से जब तक इनका रिज़ल्ट नहीं आ जाता महाराष्ट्र और झारखंड का, तो हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये इट्स विल बी अ वेस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, और आप सेकेंड न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये इम्फाल मणिपुर से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 आवर का रिलैक्सेशन जो कर्फ्यू जिस प्रकार से चल रहा है मणिपुर में, तो कर्फ्यू के लेकर है, ये भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका नहीं है। लेकिन चलिए मेन अगर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर। वो है भारत और चाइना के बीच के रिलेशंस के बारे में, जो कि आगे चल कर के है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये है न्यूज़, आप सबको पता हो, इसे अब ध्यान से पढ़िएगा, जिसे समझने की कोशिश भी करेंगे इस ध्यान से इसको। ये जो न्यूज़ है, अगर हम भारत और चाइना के बीच के अग्रीमेंट की बात करें, अगर आप इस न्यूज़ को ध्यान, ये हमारे लिए आईआर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में भाई भारत और चाइना अभी कहा जाता है कि फिर से म्यूचुअल ट्रस्ट रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी को एकदम शानदार तरीके से हम इस तरीके से समझेंगे, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि 2020 में भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैशेस हुए थे, जिसके कारण से दोनों सेना एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रही थी। उसके बाद भारत और चीन के बीच के संबंध बहुत ही खराब हो गए। फिलहाल भारत और चीन वेडनेसडे को इस बात पर अग्री किया है कि दोनों एक बार फिर से हमें म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होगा, खास करके बॉर्डर को लेकर के। दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर जो है वियतनाम में गए, और वहाँ लाओस, जहाँ की उसकी कैपिटल लाओस में, वहाँ पर गए, सिटी ऑफ लाओस में, और वहाँ पर जा करके दोनों ने म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो ईस्टर्न लद्दाख है, आप सबको पता होगा, जहाँ पर लास्ट फेस ऑफ पॉइंट है हमारा, वहाँ से वो अपनी अपनी सेना को पूरी तरीके से, चाहे चाइनीज हो या इंडियन सेना को, कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट करेंगे। वहाँ पर इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होंगे। डिफेंस मिनिस्टर, दोनों तरफ के डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि अगर हम रक्षा मंत्री, दोनों तरीके ने एक साथ बैठ करके एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया गया कि आखिर किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर होगी। राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी हाईलाइट करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच के जो संबंध है, एक पॉजिटिव इम्प्लीमेशंस के साथ, एक शांति और एक प्रोस्पेरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। कहीं न कहीं इसी में दोनों देशों की भलाई है, और भारत की जिस प्रकार से नेबरहुड की पॉलिसी रही है उसको मेंटेन करने की कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि 2020 में जो जिस प्रकार से भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर पर क्लैश हो रहा था, वो चीज़ें नहीं दोहराई जाएगी और आगे भविष्य में शांति स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ में इस बात पर भी एम्फेसाइज किया है कि दोनों के बीच में, दोनों तरफ से एक तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाएगा, ताकि आइंदा इस तरीके की गलती ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में जो सबसे ज़्यादा रोल अदा किया है 10 नेशन एशियान ग्रुपिंग और कुछ डायलॉग्स पार्टनर ने मिल करके इसे तैयार किया। भारत और चाइना के बीच से जो मिलिट्री कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एक्सरसाइज के ऊपर बात चल रही है, आपको पता होगा कि आपकी एग्जाम में हर तरीके से इंडिया और चाइना रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। भारत और चाइना के बीच में उसकी हम ट्रेड की बात करें, डेफिसिट की बात करें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से,
है ना, सोशल या कल्चरल या हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरीके से अच्छी खबर है, भारत और चीन के बीच में अगर संबंध बेहतर हो जाता तो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता, खास करके दोनों देश के लिए। तो ये न्यूज़ था। आगे की अगर हम बात करें, 2 डेज एक छोटा सा न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि 2 डेज ऑनलाइन कैंप लग रहा है। एक मित्रन ग्लोबल है जो कि होस्ट कर रहा है 2 दिन ऑनलाइन कैंप, खास करके इम्पार्ट पॉजिटिविटी। आजकल के जो टीनेजर हैं 11 साल से 17 साल की उम्र के, उन सभी टीनेजर जिस प्रकार से एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार होते हैं, जिनकी हेल्दी स्टडी हैबिट पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, उनके अंदर में एक सकारात्मक चीज़ों को डेवलप करने के लिए इस प्रकार के ऑनलाइन मीटिंग किया गया है। पर हमारे एग्ज़ाम में ये इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए IR का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री 7 की पिलर स्ट्रेंडिंग टाई बिटवीन इंडिया और कैरीकॉम्स के बीच में। अब यहाँ पर आप हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एक IR का भी, ये भी IR का ही प्रश्न है, तो हो सकता है आपके प्रश्न में के तौर पर पूछेगा कि कैरीकॉम क्या है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कैरीकॉम के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, और भारत और कैरीकॉम के बीच में एक तरीके से स्ट्रेंथिंग, एक टाई अप किया गया है, और खास करके कुछ पिलर्स की भी चर्चा की है। मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेडनेसडे को 7 की पिलर की शुरुआत की है, मजबूती की बात की है भारत और कैरीकॉम्स के बीच में। ये चर्चा, कैरीकॉम्स यहाँ पर कैरिबियंस पार्टनर कंट्रीज़ के बारे में चर्चा हो रही है। ये बहुत सारी कैरिबियंस कंट्री हैं, उन कैरिबियंस कंट्री की बात हो रही, जैसे यूरोपियंस कंट्री हुआ, यूरोपियंस यूनियन हुआ, अफ्रीकन यूनियंस हुआ, वैसे ही हम कैरिबियंस की बात करते हैं। खास करके जो 7 पिलर है उनमें से प्रमुख पिलर है जैसे ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, इन सभी चीज़ों पर। आपको बता दूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जो है गयाना पहुंचे वहां वेडनेसडे, और वहां पर पहुंचने के बाद इंडियन हेड्स के द्वारा जो है पहली बार ये विजिट किया गया उस देश के अंदर में आने वाले 50 में। और मैं आपको बता दूं कि कैरिबियंस पार्टनर कंट्रीज जो है, खास करके ये सेकेंड, ये भी प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है, सेकेंड इंडियन कैरीकॉम समिट यहाँ पर टाई अप होगा, जिस पर 7 चीज़ों पर चर्चा की गई है। ये 7 प्रमुखता रूप से इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ है, फार्मास्यूटिकल्स और साइंस और इनोवेशन है आपका। हमारे प्रधानमंत्री जो है इस बात पर भी कहा कि ये जो 7 चीज़ है वो भारत और कैरीकॉम्स के बीच में एक बेहतर मजबूती स्थापित करेगा, और आगे आने वाले इन देशों के लिए ये 5 TS का एक कॉन्सेप्ट दिया है। 5 TS का मतलब यहाँ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट एंड ट्रेडिशन। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करने की बात भी कही गई है। भारत ने ये भी कहा है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। भारत और कैरीकॉम्स के मीटिंग के दौरान लास्ट ईयर में इस बात पर भी अनाउंसमेंट किया है कि मिलियंस ऑफ द ईयर जो है स्मॉल SME के सेक्टर में डेवलपमेंट करने की बात की है। यहाँ तक कि कैरीकॉम्स के हेड ने भी प्रधानमंत्री के साथ 2019 में इस पर चर्चा किया गया था। जनरल असेंबली में भी इन सभी चीज़ों पर सेशन पर बात की है, और साथ साथ में ये भी कहा है कि दोनों जो है रिन्यूएबल एनर्जी में भी $150 मिलियन के आसपास जो है खर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से IR के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकता है भारत और कैरीकॉम के बीच के संबंध। अब आगे की तरफ हम रुख करते हैं। आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा न्यूज़ होगा और एडिटोरियल्स भी जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ यूनिसेफ का रिपोर्ट, जो कि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो। प्लेनेटरी क्राइसिस पुट चिल्ड्रन एट द रिस्क, यूनिसेफ का रिस्क। यूनिसेफ आपको पता होगा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ख़ास करके 17 जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी में से एक माना जाता है। तो अगर यहाँ पर मैं आपकी चर्चा करूँ, इस चीज़ों पर ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो कहा जाता है कि ऐसा पहली बार नहीं है। वर्ल्ड चिल्ड्रेंस में कहा गया है नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन, पूरी दुनिया की आधी जो बच्चे हैं, अबाउट 1 बिलियन के आसपास जो लोग हैं, हाई रिस्क ऑफ द क्लाइमेट इन्वायरमेंट से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ ने वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 पर एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट को वेडनेसडे को रिलीज किया। ये रिपोर्ट ये कहता है
कि लंबे समय तक ग्लोबल फोर्सेस में जो डेमोग्राफी जो शिफ्ट हो रहा है क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, यानी एक तरीके से क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, है ना, जिसका इसमें ये कहा कि जिसके कारण से हमारी जो आबादी है, खास करके जो बच्चे हैं, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे देश होंगे 2050 तक जहां के बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कंट्री हैव अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो भारत में है। भारत में 350 मिलियन बच्चे हैं, चाइना में 141 मिलियन बच्चे हैं, नाइजीरिया में 132 मिलियन बच्चे हैं, पाकिस्तान 129 मिलियन, डेमोग्राफी रिपब्लिक कॉन्गो। ईश्वर की कृपा से इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। पॉपुलेशंस की बात करें 350 मिलियन, और ये बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। खास करके जिस प्रकार से पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हजार्डियस इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं आने वाले कल में। तो यूनिसेफ ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से हमें इन्वायरमेंट के लिए काम करना होगा, और इस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है बच्चों के दिमाग पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, बच्चों के ब्रेन पर, उसके लंग्स पर, इसके इम्यून सिस्टम पर इस पॉल्यूशन पूरी तरीके से प्रभावित करेगा, एक्सट्रीम वेदर। और आने वाले कल में ये बच्चे कि बहुत लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आ सकते हैं। जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से मॉस्किटो का पॉपुलेशंस बढ़ रहा है, जिस प्रकार से रोग स्प्रेड हो रहे हैं, डिजीज स्प्रेड हो रहा है, मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, आने वाला कल के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक यूनिसेफ ने ये कहा कि जिस प्रकार से आज बच्चों को भोजन दिया जाता है, आज आपके फ्लड्स, कंटामिनेट वाटर सप्लाई, आपका वाटर बॉर्न डिजीज, ये सभी बच्चे के मृत्यु के लिए कारण हो रहे हैं। वो खास करके 5 साल की उम्र तक के उन सभी बच्चे के एक्सट्रीम वेजेस के बेसिस के आधार पर आप कह सकते हैं 2020 में 400 मिलियन स्टूडेंट्स जो है, जो अराउंड पूरी दुनिया में स्कूल के आसपास में मतलब पढ़ने जाते हैं, उन सभी बच्चों पर। तो यूनिसेफ ने इस रिपोर्ट के माध्यम से गवर्नमेंट और इन सभी लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हमें इसको लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। सबसे ज़्यादा बच्चे पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत में ही है आपका। ये भी कहा जा रहा है कि 250 तक ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन कहा जाता है कि 2.3 बिलियंस के अराउंड हो जाएंगे, एक तरीके का आप कह सकते हैं इन सभी देशों को मिला करके। तो इसको लेकर के इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ था जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। अब चलिए आज का जो साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कई बार इससे यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है और आशा करता हूँ कि आप इसे समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। जीएम क्रॉप्स के बारे में आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा। जीएम क्रॉप्स कैन हेल्प टू फाइट हंगर डिपेंडिंग ऑन द फार्मिंग मेथड। ये बात सही है कि हो सकता है कि भाई जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है, जिस प्रकार से भुखमरी है, उस भुखमरी को से लड़ने में मदद तो कर सकता है। क्रिस्पर्स के बारे में कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स में, अंदर में, मेंस में भी। चलिए मैं कहानी को विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहा है, अब पूरे विश्व में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सबको भोजन की ज़रूरत होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो वास्तविक सी बातें हैं, जाहिर सी बातें हैं कि भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी। लेकिन भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन एक तरफ तो आपकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड तो एक्सपैंड नहीं कर रहा है ना। आप प्रैक्टिस इज नॉट डिजायरेबल, जिस प्रकार से उत्पादन होना चाहिए उत्पादन तो नहीं हो रहा है। आप कटिंग फॉरेस्ट टू प्लांट मोर क्रॉप्स ओनली पुश टू ऑलरेडी फर्टाइल इकोसिस्टम की बात करें तो ऐसे स्थिति में हम पेस्टिसाइड्स के मदद से हम कल्टीवेट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। आप पूरी ग्राउंड वाटर जो है दिन पर दिन एक तरीके से डिप्लीट हो रहा है, उसी प्रकार से सॉइल जो है टॉक्सिक हो रहा है। तो ये क्या हमारे हंगर या भूख की समस्या का समाधान है या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है एक तरीका है जो कहीं ना कहीं हंगर जैसे समस्या का समाधान कर सकता है। 1990 के दशक में रिसर्चर ने ये पाया कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई के माध्यम से प्लांट्स के जीनोम्स के अंदर में स्पेसिफिक चेंजेस कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर जो है उस प्लांट में जिस प्रकार से इंसेक्ट्स जो है अक्सर आक्रमण कर देता था, अटैक करता था, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को हम मार सकते हैं।
प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको खाने योग्य बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बीटी कॉटन्स की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में, आप बांग्लादेश में अगर हम बात करें बीटी ब्रिंजाल की बात करें, साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर जीन्स को ऐड किया और उसके बाद जो है उस प्लांट को एडिट किया, फाइनली उसके अंदर में टॉक्सिक जो चीज़ें था उस सारे इंसेक्ट्स को किल किया। ये बात तो सही है। शुरुआती दौर में बहुत सारी दिक्कतें होती भी थी। हम वीट्स की बात करें, वीट से काफ़ी परेशान हुआ करते थे लोग, है ना, जिस प्रकार से खेतों में तो वीट से फार्म बहुत, तो हम लोगों ने हार्बिसाइड्स का प्रयोग किया जिसके कारण से वो सारे वीट्स क्रॉप्स खेत में ही मर जाते हैं। हार्बिसाइड्स टॉलरेंट होता है आपका जीएम इम्यून्स के लिए। तो ये सारी समस्या और ये ट्रिक जो है हमारे फसल के लिए हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि ट्रिक ऑफ फार्मिंग जीएम क्रॉप की बात करें तो जीएम क्रॉप की मदद से एक सस्टेनेबल मेथड फार्मर के लिए क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फूड का प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जीएम क्रॉप्स, काइंड ऑफ जीएम क्रॉप्स जो है, क्या इस पर डिपेंड होना सही है? कहीं ना कहीं ये आज भी मन में, लोगों के मन में प्रश्न है। जीएम क्रॉप्स आगे आने वाले कल में हो सकता है कि मनुष्य के लिए या वातावरण इन्वायरमेंट के लिए ये प्रभावी हो सकता है। इस तरीके के प्रश्न सीसेट में भी पूछे जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आगे आने वाले में हंगर की समस्या का समाधान तो कर सकता है, लेकिन जीएम कॉम्प्लिकेटेड भी तो हो सकता है। व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड अबाउट जीएम इज कि यू आर नॉट जस्ट एडिंग अ न्यू जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, you are also adding to whole suite of the management changes that come along with research team। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर भी कहा कि जीएम तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन क्या जीएम इन्वायरमेंट और ह्यूमंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा? इससे रिलेटेड इस चीज़ों पर चर्चा हुई है ना, इसी चीज़ से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम, तो इस पर लेकर विद्वानों का बहुत सारा आप कह सकते हैं कि डिस्कशन चल रहा है कि क्या ये जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या इस समस्या का समाधान कर पाएगा? ये इससे रिलेटेड है ना। क्या ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा? क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग को प्रभावी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। तो इससे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शुड पैकेज फूड कंटेंट बी लेवल्ड। अब यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है कि व्हाट डज रिपोर्ट पब्लिश बाय द एसएस न्यूट्रिशन इनिशिएटिव स्टेट, हाउ डज हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम वर्क, वाई हैव ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बिकम एज ए कॉमन इन इंडिया। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले। मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसका नाम है, जिस संस्था के द्वारा पब्लिश किया उसको हम बोलते हैं एसेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल फाउंडेशन है ना, जिसका मेन काम है कि भाई जो फूड एंड बेवरेज में किस तरीके की जो ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं एवरेज सेल प्रोडक्ट ये एक लेवल लगाने का काम करती है और समझाने के काम करती है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के कंपेयर में देखने की बात करते हैं, भाई इसमें कितना न्यूट्रिशंस है, कितना क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या पाया, इस रिपोर्ट में क्या देखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट एनालिसिस करती है कि 52,414 प्रोडक्ट हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, खास करके नेस्टेल, पेप्सिको, यूनिलीवर, कोको कोला, है ना। ये सारे जो प्रमुख ब्रांड है जिनके पास हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब ये बात तो सही है। अब इस सिस्टम प्रोडक्ट के अंडर की अगर हम बात करें, आउट ऑफ 5 में से अगर हेल्थनेस की बात करें विद द 5 बीइंग्स बेस्ड, तो स्कोर इन लोगों का 3.5 से ज़्यादा अबव नहीं जाता है। 3.5 अगर लेवल है तो इसका मतलब हेल्दियर है। हेल्दियर यानी कि खाने योग्य है, कर सकते हो, पीने योग्य है, आपके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग है आपका, ये कहता है। अब फूड के अंदर में जो कंसीडर किए जा रहे हैं कंपोनेंट, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि किस तरीके के कंपोनेंट उसके अंदर में हो सकता है। एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, टोटल शुगर हो सकता है, सोडियम की मात्रा हो सकता है, सैचुरेटेड फैट कितना है आपका, है ना। इन सभी चीज़ों से क्या प्रोटीन, फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, लेग्यूम, इस तरीके की इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और उसी के बेस के आधार पर स्टार कन्वर्ट किया जाता है। अब ATNI रिपोर्ट में ये पाया
कि जो पोर्टफोलियो हेल्दीनेस के तौर पर अगर देखा जाए तो LMAC में बहुत लोएस्ट है। अगर इसमें ये कहा गया कि ये जो कंट्री है खास करके जिसके बारे में हम लोगों ने लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्री की अगर हम बात करें तो इन देशों में ना ये रिपोर्ट में ये पाया गया कि इनमें इन सभी प्रकार के न्यूट्रिशन बहुत ही कम है। फूड प्रोडक्ट अगर हेल्दीनेस की अगर हम बात करें तो LMI यानी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर में स्कोर मात्र 1.8 सिस्टम है आपका, और हायर इनकम वाले कंट्री से बहुत कम है। हायर वाली कंट्री में अगर देखा गया तो 2.3 माना गया। 30% ऐसी कंपनी है जो डोमिनेस्ट्रेट करती है प्राइसेस के बेसिस के आधार पर हेल्दी है, लेकिन नहीं। तो ये जो LMIC यानी कि लोअर मिडिल इनकम कंपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेटा जो है इनमें बहुत कम मात्रा पाया गया है। अब सवाल ये है कि दिस इज नॉट फर्स्ट इंस्टेंट सच फाइंडिंग, ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे स्विस NGO, पब्लिक आई, ग्लोबल कॉलेज, इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन, इन सभी लोगों ने भी इस तरीके के रिपोर्ट में ही पाया है कि भाई न्यूट्रिशन जिस प्रकार से, और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में इसकी जिम्मेदारी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है। उसने भी नेस्टले के अगेंस्ट में बातें की थी कि भाई ये कहीं ना कहीं घपला करता है ना। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा वाई दिस सिग्निफिकेंस इन इंडिया में, क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया के अंदर में आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब यहाँ पर होता है वो डिजीज जो आपको फैलेगा तो नहीं, जैसे आपका हाइपरटेंशन हुआ, जैसे आपका डायबिटीज हुआ, जैसे आपका इस तरीके की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने डेटा में कहा कि भाई ओबेसिटी 24% से ज़्यादा महिलाओं में, 23% पुरुषों में ओबेसिटी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सेम बातें यहाँ कहा यह गया कि अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, ये लगातार इस तरीके की समस्याएं बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं फूड में हम लोगों को चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ तक कि इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डाइटरी गाइडलाइन जारी किया था अप्रैल के महीने में। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया 2023 में इसमें बताया कि 56.4% टोटल जो डिजीज है भारत के अंदर में ये अनहेल्दी भोजन के कारण है। 56.4% जो टोटल जो बीमारियां हैं अनहेल्दी भोजन के कारण से। ICMR की रिपोर्ट में ये बात कही गई कि हम लोग जो कंजप्शन कर रहे हैं जिसमें फूड, लेदन विद द शुगर, फैट, ये सब की मात्रा बहुत ज़्यादा, जिसके कारण से भिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। यहाँ तक कि बहुत UN डेटा रिपोर्ट में भी बात किया कि 50% ऑफ इंडियन कैनॉट अफोर्ड हेल्दी फूड। UN यूनाइटेड नेशंस की डेटा में कहता है कि 50% जो भारतीय हैं हेल्दी फूड को, डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। उसी बात इंडियन गवर्नमेंट ने भी डेटा जारी किया। तो इस पर कहीं ना कहीं बात करने की, अब भारत ने तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं। प्रोग्राम चलाने से क्या होता है? अब मान लिया इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का क्या रुख है, भारत ने किस प्रकार के प्रोग्राम चलाए, तो बिल्कुल 2017 में भारत ने नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान प्रिवेंशन और कंट्रोल कॉमन NCD चलाया था। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं इस पर काम हुआ या नहीं हुआ, है ना। फिर भी अगर हम बात करें हाँ लेबलिंग फूड को लेकर, भारत सरकार ने और भी बहुत सारे ऐसे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड लेबलिंग डिस्प्ले 2022 अमेंडमेंट रेगुलेशन बिल लेकर के आया था, है ना। तो ऐसे तो भारत ने बहुत सारे, लेकिन क्या सच में इस पर काम हो पा रहा है? सॉरी। तो इससे रिलेटेड आपका ये न्यूज़ था जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट था। अब एक लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, ये भी द टेक्स्ट का ही पार्ट है कि हाउ डज PM विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम। अब सबसे पहले आपको समझिएगा कि PM विद्या लक्ष्मी है क्या। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये स्कीम है, योजना है, और इस योजना के बारे में हम पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि 6 नवंबर को यूनियन कैबिनेट के चेयर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूव्ड किया था, और वो अप्रूव्ड किया था एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जिसका नाम था PM विद्या लक्ष्मी। PM विद्या लक्ष्मी है क्या? PM विद्या लक्ष्मी एक फाइनेंशियल सपोर्ट करता है ना। वो मैट्रियस स्टूडेंट के लिए, वो बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट विल नाउ एलिजिबल है। कोलेट्रल फ्री, गारंटी फ्री लोन उनको मिलेगा बैंकों की तरफ से जो हायर स्टडी करना चाहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जिनमें पूरा अमाउंट जितने भी ट्यूशन फी है वो सरकार उसको मुहैया करेगी। सरकार नहीं मुहैया करेगी यानी बैंकों के द्वारा गारंटी फ्री लोन्स के तौर पर उनको मिलेगा। अब थोड़ा इस स्कीम के बारे में आप समझ लीजिए कि कौन से बच्चे कवर हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्टूडेंट हु गेन
एडमिशन इन 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू जो एलिजिबल है इंस्टीट्यूशन, उन सभी संस्थानों में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, उनको लोन मिलेगा। दूसरा बात है कि 22 लाख बच्चे जो है खास करके वो एलिजिबल हैं इस प्रकार के लोन का फ़ायदा उठाने का। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्पोक्स पर्सन ने कहा। स्टूडेंट के साथ कुछ एनुअल फैमिली इनकम की भी बात कही गई कि वो फैमिली जिनकी 8 लाख से ज़्यादा का इनकम है ना, एंड नॉट एलिजिबल टू बेनिफिट अंडर टू एनी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एट द 3% इंटरेस्ट ऑफ सबवेंशन, यानी वो बच्चे जिनके फैमिली का इनकम 8 लाख से ऊपर तो वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा कहा गया। और उनके लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या 3% इंटरेस्ट सबवेंशन पर लोन जो है 10 लाख से आसपास उनको मिल सकता है। इंटरेस्ट की बात करते हैं, सबवेंशन सपोर्ट दिया जा सकता है 1 लाख को हर साल। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सरकार ने इन सारी इंस्टीट्यूशन पर बात तो ही, सरकार जो इसके लिए एक फंड 2024-25 में 36,000 करोड़ का एक बनाया था, बजट आउटले बनाया था। 24 से 25 से लेकर 230 तक 7 लाख फ्रेश स्टूडेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब थोड़ा सा इसके पास्ट स्कीम के बारे में समझ लो कि पीएम विद्या लक्ष्मी जो है पहले वाली जो योजनाएं थी जो सेंट्रल सरकार चलाती थी, उससे डिफरेंस क्या है। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो एलिजिबल हैं मोड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लोन के लिए इनकम कैप के अनुसार से या फिर पैसे के अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लिया कोई स्टूडेंट जो है लोन के लिए अप्लाई करता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर, ठीक है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाता है और जाकर लोन के लिए अप्लाई करता है और लोन एप्लीकेशंस में वहाँ पर ऑल जितने भी मेजर पब्लिक सेक्टर एज वेल प्राइवेट बैंक्स जो हैं वहाँ पर लिंक हैं, वो आपका लोन स्टेटस फैसिलिटी वहाँ पर दिखाएगा, जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। पहले क्या था प्रीवियस स्कीम में कि ऑफर बेनिफिट ओनली लो इनकम ग्रुप्स के लिए था, है ना, लेकिन विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है ना ये मिडिल इनकम फैमिली के लिए भी दिया जा रहा है, यानी कि उसको भी कवर किया जा रहा है। साथ साथ में अदर फैक्टर जैसे कास्ट, है ना, इसके माध्यम से। पहले वाला जो स्कीम था एलिजिबल था कि इंस्टीट्यूशन नीड टू कह सकते हो कि नेशनल असेसमेंट और एग्रीगेटेड काउंसिल्स और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेटेड के थ्रू जो जितने भी लिंक इंस्टीट्यूशन है उसी के अंदर में होगा। अभी जो है करीब करीब 820 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, है ना, और 15,501 ऐसे कॉलेजेज हैं जिसमें इस तरीके का लाभ उठाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये बातें हैं, बहुत सारे प्रोफेसर इसके बारे में भी बताते हैं कि चलो पहले वाले से बेटर भी है आपका, है ना। उसी प्रकार से रैंकिंग नाउ बिकम अ मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट एलिजिबल हो। तो आपके लिए मैं कहूँ कि ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी है जो खास करके लोन से संबंधित है, बच्चों को हायर एजुकेशन से संबंधित है, सरकार ने इनको विद्या लक्ष्मी के माध्यम से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फुल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी मुहैया कराने की बात कही है। हालांकि ये बहुत ही बेहतर है, अगर इसका इम्प्लीमेशन प्रॉपर तरीके से हो तो ये एक बहुत बेहतर साबित हो सकता है। तो ये था आज का जो न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसा कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे अभी दिख नहीं रहा है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।